हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th की बायोलॉजी आगे बढ़ाते हुए, आपको पता है हमने ऑलरेडी प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ा। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी सम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जिनकी बेसिस पे एनिमल्स में क्लासिफिकेशन की गई है। उन कैरेक्टरिस्टिक्स को थोड़ा बहुत स्टडी करेंगे, कुछ जो आपकी समझ में इस लेवल में आएंगे, क्योंकि ये समझाना बड़ा ज़रूरी है। बिकॉज जब हम आगे फीचर्स देखेंगे अलग अलग किंगडम्स के, अलग अलग फाइलम्स के, तो उस वक्त आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हम ये क्या बोल रहे हैं। सपोज़ मैं कहीं लिखूँगा दीज आर एसिमेट्रिक, तो आप समझ ही नहीं पाओगे एसिमेट्रिक क्या होता है। कहीं कहीं फीचर आएगा दीज और ट्रिप्लोब्लास्टिक, आपको समझ में ही नहीं आएगा ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है। ठीक है, तो कुछ जनरल फीचर देखेंगे। मतलब सबसे पहले देखेंगे हम हैबिटेट। एनिमल्स को ऑन द बेस ऑफ हैबिटेट, यानी वो कहाँ रहते हैं, एनिमल्स कहाँ रहते हैं। हैबिटेट क्या होती है? A place wherein organism can live and reproduce freely, रहने की जगह। ठीक है, वो जगह जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अच्छे से रह सकता है, अच्छे से अपनी लाइफ गुजार सकता है और अपने जनरेशन को आगे बढ़ा सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है, उसको हैबिटेट बोल सकते हैं। ये एक्वेटिक हो सकती है, यानी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म जो है वो पानी में रहते हैं। एक्वेटिक मीन्स वाटर हैबिटेट, इस तरह देखेंगे इसको। वो सारे जानवर, एनिमल्स जो पानी में रहते हैं उनकी हैबिटेट एक्वेटिक हो गई। तो आपको लाखों एग्जांपल्स आपके सामने हैं। उसके बाद जो पानी में नहीं रहते, खुश्की में रहते हैं, उनको टेरेस्ट्रियल बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल में आपको पता है कोई कोई ज़मीन पे रहता है, कोई कोई क्या कहते हैं ज़मीन के नीचे रहता है, ज़मीन के अंदर होल्स बना के उसमें रहता है, कोई पेड़ों पे रहता है, कोई पहाड़ों पे रहते हैं, कोई रेगिस्तान में रहते हैं। तो उसमें फिर और सब टाइप्स आ जाएंगी। सो एनिमल्स विच लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स, इस तरह लिखोगे। एनिमल्स विच लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। फिर इनकी बहुत सारी लाखों टाइप्स, सैकड़ों टाइप्स हो सकती है इनकी, तो वो हम नहीं लिखेंगे इसमें क्या क्या टाइप्स। एग्जाम्पल आप खुद दोगे, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखोगे फिश, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखोगे आप टाइगर, कैट, कुछ भी लिखोगे। नंबर 2 होता है सिमेट्री। मैं कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स उठाऊंगा, सारे नहीं उठाऊंगा, जो आपको समझ आ जाएंगे वही मैं उठाऊंगा यहाँ पे। सिमेट्री क्या होगी? इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ सिमिलर बॉडी पार्ट्स on two sides of an axis. सिमिलर बॉडी पार्ट्स, कि किस तरह से बॉडी पार्ट्स सिमिलरली अरेंज है किसी एक एक्सिस के दो तरफ। अभी एग्जांपल देके समझाऊंगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। सपोज अगर आप इंसान की एग्जांपल लोगे, अगर आप खुद को देखोगे, अगर इंसान को हम बाहर से देखेंगे एक्सटर्नली, अगर हम ऐसे देखेंगे, अगर इस तरह से इंसान को हम कोशिश करेंगे देखने की, अब देख लो राइट साइड और लेफ़्ट साइड सिमिलर है। एक आँख, एक कान, आधा होंठ, आधी चिन, एक बाजू, एक टांग इस साइड में भी, और सिमिलरली यही चीज़ें इस साइड में भी हैं। कोई एक राइट और लेफ़्ट साइड में कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। उसका मतलब इंसान जो है वो वर्टिकली, बाहर से वर्टिकली वो उसमें सिमेट्री है। ठीक है, उसको 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। 2 हिस्सों में तकसीम करने का हम बोलेंगे बायलैटरल। अगर 2 से ज़्यादा होंगे तो उसको फिर रेडियल बोलेंगे। ठीक है, तो उसका मतलब सिमेट्री कई तरह की हो सकती है। फिर यहाँ पे लिखोगे एनिमल्स विच कैन नॉट बी अरेंज्ड, या विच कैन नॉट, या विच ऐसे लिखेंगे विच डू नॉट शो एनी सिमेट्री। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें कोई सिमेट्री नहीं होती है। मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म जो है हमारे आसपास जो एनिमल्स है उनमें सिमेट्री होती है। ठीक है, अगर आप मक्खी देखोगे,
उसमें भी सिमिट्री है, ठीक है। उसको अगर आप ऐसे खड़ा ऐसे देखोगे तो जिस तरह से राइट साइड है उसी तरह का लेफ्ट साइड भी होगा, एग्जैक्टली सेम होगा। हर जानवर को देखो, मैक्सिमम एनिमल्स को देखो, अगर आप गाय को देखोगे तो उसमें भी यही पोजीशन है, ठीक है। जैसे उसको ऐसे देखेंगे, ऐसे गाय ऐसे अगर बैठी ऐसे देखेंगे उसको, आप देख लो जैसे स्ट्रक्चर इस साइड में है वैसे स्ट्रक्चर इस साइड में सेम, एक आँख एक नाक, दो टांगे इधर, एक आँख एक नाक, ठीक है। एक कान दो टांगे उधर भी, एक सींग इधर एक सींग उधर। सिमिलरली आप आगे से देखो या पीछे से देखो, गाय बैल घोड़ा वगैरह वो सिमेट्रिक होते हैं, ठीक है। तो कोई कोई एनिमल जो बिल्कुल सिमेट्रिक नहीं होता है, अगर सिमेट्री नहीं है तो उसको बोलेंगे हम एसिमेट्रिकल। एनिमल्स विच डू नॉट हैव एनी सिमेट्री आर कॉल्ड एसिमेट्रिक, ठीक है। तो आगे जाके हम देखेंगे, एक आपको पढ़ना है फाइलम पॉलीफेरा, तो उसमें हम देखेंगे कि ऑर्गेनिज्म जो है उनमें बहुत सारों में सिमेट्री नहीं हो गया ये, ठीक है। जो सिमेट्री में जिसकी सिमेट्री नहीं होगी बिल्कुल उनको बोलते हैं हम एसिमेट्रिक या एसिमेट्रिकल, ठीक है, इस तरह लिखोगे। अब हो गए सिमेट्रिकल एनिमल्स। आगे लिखो इसको। सिमेट्रिकल क्या होता है, जब एक ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल पार्ट्स में किसी प्लेन से डिवाइड किया जा सकता है उसको बोलेंगे हम सिमेट्रिकल, चाहे खड़ा चाहे ऐसे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल किसी भी एंगल से। तो अगर उनको डिवाइड किया जा सकता है तो वो सिमेट्रिकल हो गए, अगर नहीं किया जा सकता है तो वो एसिमेट्रिकल हो गई। जैसे मैंने अभी पॉलीफेरा की एग्जांपल दी, यहाँ पे सिमेट्रिकल में क्या आएगा, व्हेन एन एनिमल can be divided into two similar parts along an axis। किसी भी एक्सिस से, ये खड़ा हो सकती है, इससे वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल हो सकती है, ठीक है। जैसे आप देख लो कोई भी एनिमल को आप किसी न किसी एंगल से उसको डिवाइड कर सकते हो, सिमेट्री उसमें होती है। सो इट कैन बी स्फेरिकल, रेडियल और बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है। स्फेरिकल सिमेट्री जब किसी भी एंगल से आप काट सकते हो, ठीक है। रेडियल सिमेट्री जब आप इसको किसी भी एंगल से, किसी भी रेडियस से इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। बाइलेटरल जब सिर्फ दो हिस्से बन सकते हैं इसके, ठीक, बाई मीन्स टू। तो जो क्या कहते हैं, जो सिमेट्री है, इट कैन बी स्फेरिकल, इट कैन बी रेडियल और इट कैन बी। एक और फीचर है इनमें, नंबर 3 लिखेंगे हम इसको, बॉडी प्लान। एनिमल्स में बॉडी प्लान होता है, ठीक है। बॉडी प्लान में हम देखेंगे कि हर ऑर्गेनिज्म जो है इसकी बॉडी में कोई स्पेसिफिक प्लान है, कोई स्पेसिफिक मेथड है इसका, यानी ये एक ऐसा स्पेसिफिक सिस्टम है जिसको देख के हम ऑर्गेनिज्म को पहचान सकते हैं। तो बॉडी प्लान जो है ये हो सकता है सेल एग्रीगेट, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान में क्या होता है कि इसमें जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी जो है वो सेलुलर लेवल पे ही रहती है, उसमें टिश्यूज़ और ऑर्गन्स नहीं बनते हैं या ऑर्गन सिस्टम नहीं बनता है उसमें। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें सिर्फ सेलुलर लेवल पे ही बॉडी प्लान जो है, बॉडी जो है वो रुक जाती है, सेल से आगे नहीं बढ़ पाती है। सेल जब मिलते हैं तो टिश्यूज़ बनते हैं, बड़े बड़े टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं। अगर इनमें थोड़ा टिश्यू बन भी जाए कहीं, बट ऑर्गन्स इनमें नहीं बनते हैं, तो ऐसे प्लान को हम बोलते हैं सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। तो यहाँ पे लिख सकते हो, हियर organism is an aggregate of cells with no coordination among them। सेल्स होती हैं और सेल अपना काम अपने आप करती हैं, आपस में कोई वो कोऑर्डिनेशन नहीं होता है इनमें। नंबर 2 ब्लाइंड सेक, ये बड़ा इजी है समझ, इसलिए मैंने आपको समझा दिया। ऐसा बॉडी प्लान जिसमें एक ही ओपनिंग होती है ऑर्गेनिज्म की, सपोज ये ऑर्गेनिज्म है, इसे
देखो इसमें एक ही ओपनिंग है, ये ऑर्गेनिज्म यहीं से खाता भी है और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो यहीं से बाहर भी फेंकता है, एक ही ओपनिंग है दोनों के लिए। उसको बोलते हैं ब्लाइंड से, यानी बॉडी जो है वो पीछे से ब्लाइंड है, एनस नहीं बनता है इसमें, यही माउथ है यही एनस है, ठीक है। ब्लाइंड से इन दिस बॉडी प्लान ओनली वन opening is present for ingestion खाने के लिए, as well as EGE ingestion STION। खाने के लिए भी एक ही वही होल होता है और उसी होल से उसी सुराख से जो है वो अनडाइजेस्टेड या एक्सक्रीटा बाहर जाते हैं। तीसरा है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये एक अच्छा बॉडी प्लान होता है जिसमें अंदर से ऐसे होता है, सपोज ये ऐसे एक ट्यूब होगी और बाहर से इसको ऐसे ट्यूब होगी। ये माउथ होगा और ये एनस होगा, यहाँ से खाते होंगे और अनडाइजेस्टेड फूड पीछे से बाहर छोड़ते होंगे। इसको बोलते हैं ट्यूब इन ट्यूब, जो सारे बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म में होता है, ठीक है। देयर आर टू सेपरेट ओपनिंग्स फॉर इंजेक्शन एज वेल एज इजेक्शन, इस तरह लिखोगे आप। हो गया ये बॉडी प्लान के बारे में। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए एक और डिस्कस करेंगे, आज एक और पॉइंट डिस्कस करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि लंबा होगा फिर। तो बॉडी प्लान से याद आया कि हम इसको देखेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है ऑर्गेनिज्म्स में। नंबर 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैंने अभी बोला, जब मैं सेल एग्रीगेट बोल रहा था कि ऑर्गेनिज्म्स में, सारे ऑर्गेनिज्म्स में टिश्यूज और ऑर्गन्स नहीं बनते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म्स ऐसे हैं, बहुत सारे एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें सिर्फ सेलुलर लेवल होती है, बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें टिश्यूज़ बनते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें ऑर्गन्स बनते हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं। उसका मतलब हमारे पास 4 तरह के एनिमल्स होंगे। नंबर 1 सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आप लिखोगे हियर organisms develop up to cell stage only, no tissues are formed, ठीक है। उसका नेक्स्ट जो है वो टिश्यू लेवल या टिश्यू ग्रेड आएगी, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिस तरह से आप अच्छा लगेगा उस तरह से लिखो। इस पर लिख सकते हो आप हियर cells combine to form tissues which perform body functions। मैं एग्जांपल यही देता आपको, प्लेटी हेलमेंथ या टीनोफोरा कुछ दिखता, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, आगे जैसे हम जाएंगे तो उस दिन आप यहाँ पे एग्जांपल आपको खुद समझ आ जाएगी। नंबर 3 सेल टिश्यू अब ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होगा, हियर टिश्यूज कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन्स, ठीक है, टू फॉर्म ऑर्गन्स विच परफॉर्म दियर फंक्शंस, ठीक है। फिर नंबर 4 ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन में क्या होगा, ऑर्गन बनते हैं छोटे छोटे ऑर्गन और हर ऑर्गन अपना काम करता है। फिर जब एनिमल और भी कम्प्लेक्स एनिमल्स हो जाते हैं तो उनमें क्या होता है कि डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, जैसे माउथ, ठीक है, स्टमक, इंटेस्टाइन्स, ये मिलके एक सिस्टम बनाते हैं, मिलकर काम करते हैं। उस सिस्टम को हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम।
इसी तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम में, इसी तरह से नर्वस सिस्टम में, स्केलेटल सिस्टम में, एक्सक्रीटरी सिस्टम में। जब सारे सिस्टम मिलेंगे तो एक कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो इस लेवल पे जो ऑर्गेनिज्म आते हैं उनमें इस तरह के बड़े बड़े सिस्टम नहीं बनते, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम वगैरह, वो सिस्टम इनमें नहीं बनते हैं, वो यहाँ पे बनते हैं हम जैसे कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में। यहाँ पे क्या होता है, द ऑर्गन्स कोऑर्डिनेट to perform a specific function and form a system। और अगर मिल के एक सिस्टम बनाते हैं तो वो सारा सिस्टम जो है वो मिल के कोऑर्डिनेट करते हैं, आपस में तालमेल करके काम करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा हर एक काम करता है और एंड पे जाके एक बड़ा काम अंजाम आ जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि कोई एनिमल जो है उसमें सिर्फ सेल लेवल होगी, किसी में टिश्यू लेवल, किसी में ऑर्गन सिस्टम लेवल होगी। तो आगे जाके जैसे हम इनकी फाइलम्स पढ़ेंगे तो आपको हर चीज़ वापस रिपीट हो जाएगी और आपको फिर से याद आ जाएगा कि किस में किसकी एग्जाम्पल आएगी। ठीक है, तो इतना आज के लिए काफ़ी है। लेक्चर लंबा होता है तो फिर आप देखते नहीं हो, तो मेरे ख्याल से इतना ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम हम इससे आगे बढ़ के कुछ और फीचर्स डिस्कस करेंगे। तब तक आप इनको याद कीजिए, समझिए, जो भी क्वेश्चन होगा वो प्लीज़ मुझे आसिक कीजिए, मुझे पूछ लीजिए, तो मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।